हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इसके ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में कक्षा 12वीं के चैप्टर 2 से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ प्रश्न बैंक से, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा, इसके बाद 2 नंबर वाले प्रश्न बताऊंगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रश्न बैंक द्वारा प्रदत्त है ये क्वेश्चन, और एमपी बोर्ड ने इसे जारी किया है। तो चलते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास समय से पहुंच जाए। तो पहला जो बहुविकल्पी प्रश्न है, निषेचन की क्रिया। निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है? तो निषेचन जो है एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोज कहलाता है। द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ध्यान रखना, ये आवृत्तबीजी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर तीसरा है, जयांग का वह भाग जो पराग कण ग्रहण करता है कहलाता है, तो वो वर्तिकाग्र कहलाता है। उस घटना को क्या कहते हैं जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल विकसित कर देता है? तो वो अनिषेक फलन कहलाता है, ध्यान रखना। चौथा का पांचवा जो बोल रहा है कि आवृत्तबीजी में द्विनिषेचन की खोज की, तो नवास्चिन ने की थी। गुरु बीजाणु जनन छठवा है, गुरु बीजाणु जनन से बने 4 गुरु बीजाणु में क्रियाशील गुरु बीजाणु की संख्या होती है, तो 1 होती है। फिर दिया भ्रूणपोष में 7वां नंबर, भ्रूणपोष में निषेचन के बाद नष्ट होने वाली कोशिकाएं, तो वो है कहलाती सहायक कोशिकाएं एवं प्रतिध्रुव कोशिकाएं कहलाती हैं। परागकण का अध्ययन कहलाता है। 8वां नंबर, परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलिनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेलिनोलॉजी कहलाता है। 9वां है, एक सामान्य भ्रूणकोश में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या होती है, तो 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। इसके बाद 10वां है कि पेरिस्पर्म क्या होता है? पेरिस्पर्म होता है, इसको बताना है। तो पेरिस्पर्म होता है अपमिश्रण होता है। क्या होता है? अपमिश्रण होता है। इसके बाद खाली स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान है, पहला है बीज जो है में भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य क्या होता है? भोज्य पदार्थों का संग्रहण करना। क्या कार्य होता है? भोज्य पदार्थों का संग्रहण क्या करना। फिर चौथा दूसरा है पक्षियों द्वारा होने वाला परागण। पक्षियों द्वारा होने वाला परागण होता है आर्निथोफिली। ध्यान रखना, क्या होता है? आर्निथोफिली होता है। और तीसरा नंबर है, सेब जो है कूट फल का उदाहरण है। कौन से फल का उदाहरण है? कूट फल का उदाहरण है। फिर है चौथा नंबर है, पौधे में क्या खाली स्थान से फल का विकास होता है? तो ध्यान रखना, अंडाशय से फल का विकास होता है। पौधे में कहाँ से? अंडाशय से फल का निर्माण होता है। इसके बाद 5वां है, जो मक्का के एक बीज पत्र को स्कूटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कूटेलम कहते हैं। 6वां है, खाली स्थान में चतुर्थी पुंकेसर पाए जाते हैं। चतुर्थी पुंकेसर किस में पाया जाता है? सरसों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सरसों में चतुर्थी पुंकेसर पाया जाता है। 7वां, आवृत्तबीजी पौधों में पुंकेसर नर जो है जननांग है। क्या है? जननांग है, नर जननांग है, ध्यान रखना। साल्विया में क्या होता है? साल्विया 8वां नंबर में, साल्विया में कीट परागण होता है। कैसा होता है? कीट परागण होता है। 9वां, परागकण की बाह्य भित्ति, परागकण की बाह्य भित्ति जो होता है बाह्यचोल कहलाती है। क्या कहलाती है? बाह्यचोल। और बीज रहित फल बनने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन कहते हैं। इसके बाद क्या है? बीज रहित फल, ये बीज रहित बनेगा तो अनिषेक जनन होगा, क्योंकि फल नहीं, ये बीज रहित फल बोल रहा है ना, तो वो अनिषेक जनन के द्वारा होता है। फिर एक वाक्य में उत्तर, तो जैसे पुष्प के 4 चक्रों के नाम, तो ये क्या है? बाह्य दल और पुंकेसर और स्त्री केसर। बाह्य दल, फिर पुंकेसर, और लास्ट में स्त्री केसर होता है। दूसरा दिया, ऐसे पौधे जो अपने जीवन में कई बार
पुष्प उत्पन्न करते हैं उनके लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो वो बहुवर्षीय पौधे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुवर्षीय पौधे कहलाते हैं। इसके बाद है, क्या दिया है ये? बीज रहित, है ना, वही है। बीज के बाहरी आवरण का नाम। तो बीज का बाहरी आवरण बीज चोल कहलाता है। क्या कहलाता है? बीज चोल। जब बाह्य दल पुंज तथा दल के में अंतर नहीं होता तो इसके लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? दलाव का उपयोग किया जाता है। किसका? दलाव का। चमगादड़ द्वारा संपन्न होने वाला परागण का नाम क्या होता है? चिरोप्टेरिफिली। चिरोप्टेरिफिली कहलाता है। क्या कहलाता है? चिरोप्टेरिफिली। निषेचन के बिना फल बनने की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन के बिना फल बनने की क्रिया कहलाती है अनिषेक फलन। और अनिषेक फलन द्वारा किस प्रकार के फल बनते हैं? तो बीज रहित फल बनते हैं। ध्यान रखना। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इन क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए ताकि इनका मैं डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बता पाऊँ। तो देखते हैं इनका डायरेक्ट आंसर। अभी मैं इस वीडियो में केवल 2 नंबर वाले क्वेश्चन ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका 3 नंबर वाले क्वेश्चन बताऊंगा, और उतना ही बताऊंगा जितना आपके लिए फेथफुल है, लिखना है जितना आपको, ज़्यादा तामझाम नहीं बताऊंगा। चलें, सबसे पहले है अनिषेक जनन। तो अनिषेक जनन किसे कहते हैं? अनिषेक जनन जो होता है, अनिषेचित अंड से क्या होता है? भ्रूण बनने की प्रक्रिया जो होती है अनिषेक जनन कहलाती है। मतलब कभी कभी क्या होता है, किन्हीं कारणों से निषेचन असफल रहता है तो अनिषेचित अंड, मतलब बिना निषेचित अंड से ही क्या हो जाता है? भ्रूण का निर्माण हो जाता है। इसे अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक। तो और फिर नेक्स्ट है ब्रह्मभ्रूणता। मतलब कुछ पौधों में एक से अधिक भ्रूण वाले बीज पाए जाते हैं। ठीक है। तो अतः एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना बहुभ्रूणता कहलाता है। चूँकि 2 नंबर का है तो इससे ज़्यादा नहीं लिखना है आप लोगों को। फिर है निषेचन। निषेचन क्या कहलाता है? निषेचन, तो निषेचन क्या है? नर तथा मादा युग्मक की बीजांड के अंदर भ्रूण कोश में संलयित होकर युग्मनज बनाता है ना। 2 ही चीज़ होंगे, नर और मादा युग्मक, है ना, संलयन होंगे तो युग्मनज बनाएंगे। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन 2 लिखा है लेकिन ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है कि पराग भित्ति रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ध्यान रखना है। तो टेपिटम क्या होता है? तो देखो, चूँकि किसी भी उसमें 2 लेयर होते हैं, ठीक है ना, एक बाह्य होता है, एक आंतरिक होता है। ठीक है। तो जो पराग भित्ति होती है, परागकण भित्ति रचना की सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है। यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। ध्यान रखना, ये किसको? विकासशील परागकणों को पोषण देती है। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य से भरी होती है और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती है। ठीक है। यदि 2 नंबर में पूछता है तो इतना ही लिखना है, चित्र वगैरह नहीं बनाना है। यदि 3 नंबर में पूछेगा तो इसको चित्र भी बना दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट आंसर की ओर। नेक्स्ट आंसर ध्यान रखना, और ये जो टेपिटम वाला है इसके 2 क्वेश्चन है, लिखना एक ही है। ठीक है ना। चाहे टेपिटम की भूमिका पूछ दे, चाहे टेपिटम क्या है ये भी पूछ दे, तो यही आंसर लिखना है। ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट आंसर है हमारा विपुंसन। विपुंसन क्या कहलाता है? कि यदि कोई मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग के प्रफुष्टन से क्या होता है? प्रस्फुटन से क्या होता है? पहले पुष्प कलिका से पराग कोश के निष्कासन के लिए एक जोड़ी चिमटी का प्रयोग किया जाता है। इस चरण को क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। सरल में ये कह सकते हैं कि जो पराग कण होता है, पराग नलिका होती है, उसकी कली अवस्था में ही पराग कोश को काट कर हटा दिया जाता है ना। तो पराग कोश को काट कर हटाना ही विपुंसन कहलाता है। ये सरल शब्दों में है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रसूप्ति। ठीक है। प्रसूप्ति क्या होता है? प्रसूप्ति मतलब पौधे में या उस पौधे के अंग विशेष में अथवा बीज की अवस्था में, है ना, बीज की अवस्था की क्रियात्मक वृद्धि क्या हो जाती है? अस्थायी रूप से रुक जाती है। इस अवस्था को प्रसूप्ति अवस्था कहते हैं। मतलब जो बीज जो होता है एक निश्चित समय अवधि पर ही अंकुरित होता है, नहीं तो सूखा पड़ा रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो वो जो अवस्था कहलाती है बीज की, वो प्रसूप्ति अवस्था कहलाती है। ठीक है। इसका मैं जो बहुविकल्पी प्रश्न बताया इनका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये लिखा हुआ है जो मैंने बताया था।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हाँ, और अगर आप ये भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो आपको टाइम से पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।